हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू करने वाले हमारे हिंदी पेडागोजी की क्लासेस। और इसमें आपको आज ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और यहाँ पर हम करेंगे भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में। ठीक है, अब चाहे आपकी हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या फिर संस्कृत की पेडागोजी हो, वहाँ पर आपका भाषा अर्जन और अधिगम वाला टॉपिक जो होता है वो सेम ही होता है। और आपके यदि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के बात की जाए तो यहाँ पर आपके इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी ये क्लास लेता है उसके यहाँ पर 3 नंबर तो पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। भाषा ग्रहणशीलता या जो अर्जन होता है और अधिगम में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और भाषा अर्जन में अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मतलब प्रकृति की देन है। इसमें कोई मतलब जैसे हम कह दें कि कोई नियमबद्ध व्यवस्था नहीं होती है। कहीं भी किसी भी तरीके से सहज रूप से, सरल रूप से जो भी हम सीख लेते हैं वही हमारा भाषा अर्जन होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन में बालक अनेक युक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, अब ये युक्तियाँ क्या होती हैं ये भी हम आगे देखेंगे कि किन किन युक्तियों का प्रयोग बालक जो है वो भाषा अर्जन में करता है। इनमें से अनेक युक्तियों का ज्ञान बालक द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता। मतलब ये युक्तियाँ जो होती हैं इनके द्वारा बालक भाषा अर्जन को समझने में प्रयोग इनका करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है भाषा अर्जन। अब कहीं भाषा अर्जन की डेफिनेशन तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि भाषा अर्जन होता क्या है। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है। तो आपने नोम चॉम्स्की महोदय के बारे में उनके भाषा विकास का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो भाषा अर्जन की बात करते थे, वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तथा बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है इसके बारे में अभी हम फिर से देखेंगे कि भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। जब हम इनके अंतर पढ़ेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ दिया है चॉम्स्की। तो चॉम्स्की महोदय ये कथन जो होते हैं ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे कह देगा भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। यदि हम ये कहें कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा अर्जन कभी जन्मजात नहीं होता, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा है? चॉम्स्की ने। और यही जो इनका कथन है सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। कौन? यहाँ बालक होगा। जो बालक होता है वह भाषा की जो व्यवस्था है, किस तरह से हम भाषा को ग्रहण करें, इसकी जो पहचानने की शक्ति है भाषा को, उसके साथ बालक पैदा होता है। ये कौन कहते हैं? हमारे चॉम्स्की महोदय। ठीक है, अब जो भाषा अर्जन की अनेक युक्तियाँ हैं ये हम देख लेते हैं कि किन किन युक्तियों के माध्यम से बालक भाषा अर्जन करता है। तो सबसे पहले तो सहजता, एक की पॉइंट मान के चलिए भाषा अर्जन की, सहज रूप से। ठीक है, इसके बाद आपका सरल तरीका हो जाएगा, सरल रूप से किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं पर भी। ठीक है, तो सहजता एक युक्ति है भाषा अर्जन की। नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को अनुकूलित कर लेना। नेक्स्ट अभिव्यक्ति की व्यग्रता, मतलब अनेक तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है। इसका कोई नियम नहीं होता कि आपको ऐसे ही व्यक्त करना, नहीं, अनेक तरीकों से। अभ्यास और बारंबारता एवं संक्षिप्तता, ये सारी चीज़ें भाषा अर्जन की युक्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। तो भाषा अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ये तो सभी को पता है। अधिगम का अर्थ जो लर्निंग होती है हमारी, लर्नन शब्द से बना है और जर्मन भाषा का एक शब्द होता है। तो जो अधिगम का अर्थ होता है वो होता है सीखना। और भाषा सीखने के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब जागरूक प्रयास जहाँ पर करने पड़ जाएं, जहाँ पर नियमबद्ध व्यवस्था देखने को मिल जाए, जहाँ पर विशेष संस्थान देखने को मिल जाएं, वो सारी चीज़ें किसकी होती हैं? अधिगम की, क्योंकि वहीं पर अधिगम कराया जाता है। जैसे हमने कह दिया विद्यालय, तो विद्यालय में भाषा का अर्जन होगा या अधिगम होगा? तो वहाँ पर अधिगम होगा, क्योंकि विद्यालय एक संस्था है और वो खास तौर पर सीखने के लिए बनाई गई संस्था है, तो वो अधिगम हो जाएगा। ठीक है, अतः सीखना एक नियमबद्ध और प्रशिक्षण युक्त प्रक्रिया है। मतलब जो अधिगम होता है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है विशेष व्यक्तियों के द्वारा जो अधिक ज्ञानवान होते हैं। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण युक्त प्रक्रिया होती है हमारी अधिगम। अब हम देखते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाषा अर्जन
और अधिगम में मुख्य अंतर सीखने और सिखाने का होता है। किसका? सीखने और सिखाने। बच्चे सीख तो किसी भी तरीके से सकते हैं, ठीक है, अधिगम के माध्यम से भी वो सीख रहे हैं, अर्जन के माध्यम से भी सीख रहे हैं। तो जो सीखना होता है, सीखने में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, अधिगम और अर्जन। लेकिन जो सिखाना होता है, जब कोई विशेष व्यक्ति आपको सिखा रहा है तो वो आपके अधिगम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्य अंतर जो है हमारे भाषा अर्जन में वह क्या है? सीखने और सिखाने का है, ठीक। देखते हैं भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। मतलब भाषा अर्जन में ये नहीं है कि आपका कोई एक नियम दे दिया आपको कि आपको इसी रूप में सीखना है, नहीं। भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूप जो होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, यदि हम किसी एक ही नियम के रूप में, मतलब एक ही नियम को रखते हुए सीखेंगे तो वो तो हमारा अधिगम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विभिन्न रूपों का जहाँ पर प्रयोग होता है वो हमारा भाषा अर्जन होता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर जो सीखना होता है वो स्मृति के आधार पर होता है। किसके आधार पर? प्रारंभिक स्तर पर सीखना स्मृति के आधार पर होता है, जबकि जो उच्च स्तर होते हैं वहाँ पर सीखना व्यवहारिक होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इससे आपका पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था, पूछा गया था कि जो बालक होता है वो प्रारंभिक अवस्था, जब जन्म होता है बालक का तो क्रंदन करता है, इसके बाद वह किस स्टेज में आता है? वहाँ पर आपके इंग्लिश वर्ड दिए गए थे, इस तरह से बबलिंग होती है, ठीक है, कूइंग ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको इसका क्रम याद रखना है कि भाषा विकास में सबसे पहले बालक, आपको तो क्रम याद रखना है। सबसे पहले बालक जन्म लेते ही क्रंदन करता है। क्रंदन क्या कहलाता? रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं हमारी? क्रंदन। इसके बाद बबलाना, मतलब दो शब्द बोलने लगता, पापा, मामा, ठीक है, इस तरह से, तो ये बबलाना हो जाएगा। इसके बाद बालक हाव भाव समझता है। हाव भाव मतलब किसने किस तरह का भाव व्यक्त किया है ये भी समझने लगता है। और चौथी स्टेज जो होती है इसकी, वो होती है संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। तो ये प्रारंभिक विकास की जो अवस्था है, भाषा विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसका एक क्रम है। सबसे पहले क्रंदन, जिसे कूइंग कहते हैं, बबलाना जिसे बबलिंग कहते हैं, ठीक है, हाव भाव समझना और संवेग प्रदर्शन, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिया है, जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा था कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक है और ना ही असामाजिक है और वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता है। ये आपका कथन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि बालक जन्म के समय होता है सामाजिक, असामाजिक, ऑप्शन में दे देंगे, नेक्स्ट दे देंगे, ना तो सामाजिक ना ही असामाजिक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ और आवाज़ें भी निकालता है। यह ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वयं द्वारा उत्पन्न और प्राकृतिक होती हैं। तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो बालक होता है जन्म लेते ही चीखता चिल्लाता है, तो ये जो क्रियाएं वह करता है, किस प्रकार की क्रियाएं? स्वाभाविक हैं, अस्वाभाविक हैं, कैसी हैं? तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ठीक है। इन्हें सीखा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली निकलती है ये आवाज़ें, ठीक है, जिसे ही क्रंदन कहते हैं। और यही उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है बोलने की, ठीक है। क्राइंग जिसे क्रंदन कहते हैं, कूइंग भी कहीं कहीं मिल जाता है। नेक्स्ट है, जब क्रंदन क्रियाएं करने के बाद बालक क्या करता है, तो दूसरी स्टेज जो आती है, इन क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने या जैसे बबलाना, बबलिंग या कूइंग इसे कहते हैं, ठीक है। कूइंग यहाँ पर कभी कभी ये क्राइंग होगा, सॉरी ये क्राइंग ही होगा और ये होता है कूइंग, ठीक है, की क्रियाएं तथा कोशिश शुरू यहाँ पर हो जाती है। और बड़बड़ाने या बबलाने के माध्यम से बालक स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास यहाँ पर कर पाता है। तो स्वर जैसे एक जैसे स्वर निकालेगा, ठीक है, या एक जैसे व्यंजन ध्वनियाँ यहाँ पर निकालता है, तो यही होता है बबलाना जिसे बबलिंग कहते हैं। और एक दूसरी स्टेज होती है क्रंदन के बाद बबलाना, ठीक है। नेक्स्ट है अंग विक्षेप या हाव भाव जिसे गेस्टर कहते हैं। हाव भाव तथा इशारों की समझ यहाँ पर बालक को आ जाती है और ये बोलने की उसकी तीसरी स्टेज होती है। और नेक्स्ट है संवेगों की अभिव्यक्ति, जो इमोशन होते हैं उसको एक्सप्रेशन दिखलाता है या व्यक्त करता है, ठीक है, या दूसरों के एक्सप्रेशन समझता है। तो संवेगिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक स्वयं को प्रस्तुत करता है, जैसे रोना, किसी भी बात को, जैसे कोई चीज़ उसे चाहिए है, बालक को नहीं मिल रही तो रो कर के मांगेगा, ठीक है, या फिर तुरंत ही हंसना, दुख और प्रसन्नता व्यक्त करना। आपने मैकडूगल के 14 संवेग पढ़े होंगे, वही संवेग यहाँ पर बालक व्यक्त करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और हर बार ही बनता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के शब्दकोश किस उम्र में कितने शब्द बालक बोल लेता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर दिया है सैम्पसन और लिप्सिट के अनुसार,
एक तो इन्होंने बताया है बालक का शब्दकोश, और एक स्मिथ महोदय हैं, उन्होंने भी बालक के शब्दकोश के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिया है सबसे पहले सैम्पसन और लिप्सिट के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो बालक है वो जन्म के समय 0 शब्द बोलता है। नेक्स्ट 9 माह से 12 माह तक का जो बालक होता है, मतलब 1 वर्ष यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस उम्र में जो बालक होता है वो 3 से 4 शब्द बोलता है। 18 माह या फिर 1.5 वर्ष का जो बालक होगा वो 10 शब्द बोलता है। 2 वर्ष में 272 शब्द बोलता है, और ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। ठीक है, 2.5 वर्ष का बालक जो होता है वो 450 शब्द बोलता है। 3 वर्ष का बालक 1000 शब्द बोलता है। 3.5 वर्ष का बालक, लगभग में है ये सारे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 1250 शब्द बोलेगा। नेक्स्ट है 4 वर्ष का जो बालक होता है वो 1900 शब्द बोलता है। 5 वर्ष का बालक 2100 शब्द बोलता है। कहीं पर आप नोट कर लें और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष तक का जो बालक है वो लगभग 5000 शब्द यहाँ पर बोलने लगता है। तो ये किसके अनुसार है? सैम्पसन और लिप्सिट के अनुसार। अब हम देखते हैं स्मिथ के अनुसार। इन्होंने बताया था कि जो बालक है इसके भाषा विकास जो शब्दकोश होता है वो कैसा होता है? जन्म के समय या जन्म से 8 माह तक का जो बालक होता है वो 0 शब्द, मतलब 8 माह तक बालक बोलता ही नहीं है। एक इसने कहा स्मिथ ने। 10 माह का बालक 1 शब्द बोलता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। 1 वर्ष 3 माह का बालक 19 शब्द बोलता है। 1 वर्ष 3 से 6 माह का बालक 22 शब्द बोलता है। सारे लगभग में है। ठीक है, 1 वर्ष 6 से 9 माह का बालक 118 शब्द बोलता है। 2 वर्ष का बालक, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सैम्पसन और लिप्सिट तथा स्मिथ ने 2 वर्ष में 272 शब्द बोलता है, ये बताया है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही पूछा गया था आपका। नेक्स्ट 4 वर्ष का बालक जो है 1550 शब्द बोलता है। 5 वर्ष का बालक 2072 शब्द बोलता है। 6 वर्ष का बालक 2562 शब्द बोलता है। तो ये आप कहीं नोट कर लें, एकदम से याद आपको याद होने वाले नहीं है। 1-2 बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या होता है। जब आप अंतर पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक साइड दिया गया है आपका भाषा अर्जन और एक तरफ दिया है आपका भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण में सीखते हैं, स्वतः मतलब सहज रूप से। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, जब हम स्वयं से ही कुछ भी सीख लेते हैं, कहीं पर भी सीख लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा मुक्त वातावरण। मतलब इसमें कोई वातावरण का मतलब वो नहीं होता है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था हो कि नहीं आपको इस वातावरण में ही सीखना है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि आपको विद्यालय के वातावरण में ही सीखना है तो वो भाषा अधिगम हो जाएगा। यहाँ पर मुक्त मतलब किसी भी वातावरण में आप सीख सकते हैं और स्वतः ही अपने आप से ही जब सीखते हैं तो वो भाषा अर्जन होता है। भाषा अधिगम जिसे हम एक नियमबद्ध तरीके से और विशेष स्थान से सीखते, विशेष स्थान जैसे कॉलेज कह दिया, कोई भी हमने स्कूल कह दिया, कोई भी हमने संस्था कह दी, जैसे संगठन बना दिया। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं और विशेष स्थान होते हैं, और जब भी विशेष की बात करता है तो वो भाषा अधिगम होता है हमारा। ठीक, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जबकि भाषा अधिगम एक पद्धति है। क्या है? पद्धति है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन स्वतंत्र, सहज, स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। की पॉइंट है ये इसके। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अधिगम एक प्रशिक्षण युक्त और नियमबद्ध व्यवस्था है। मतलब जब प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेष व्यक्तियों के द्वारा सिखाया जाता है तो वो भाषा अधिगम होता है, और जब हम स्वयं से कुछ भी सीख लेते हैं तो वो भाषा अर्जन होता है। ठीक, अब दिया है भाषा अर्जन की रूपरेखा अस्पष्ट होती, मतलब इसकी कोई रूपरेखा नहीं होती। हम कभी भी कुछ भी सीख लेते हैं, जैसे हमने पहले कबूतर देखा तो का सीख लिया, इसके बाद हमने अनार देखा तो आ सीखा, तो ये कोई रूपरेखा नहीं हुई इसकी। ठीक है, तो रूपरेखा अस्पष्ट है वो भाषा अर्जन है, जबकि एक व्यवहारिक तरीके से जब हम नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं तो वो हमारा भाषा अधिगम होता है। जैसे हम सबसे पहले स्वर सीखते हैं आ, इसके बाद बड़ा आ सीखेंगे। ठीक है, तो ये नियमबद्ध व्यवस्था के अनुसार जब हम सीखते हैं और जिसकी रूपरेखा स्पष्ट होती है वो हमारा भाषा अधिगम होता है। ठीक है, भाषा अर्जन उद्देश्य रहित, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें ये सीखना है। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं और किसी को भी कुछ कार्य करते हुए देखा हमने तो हम वो सीख लेते हैं। अब उसका कोई उद्देश्य तो नहीं था हमारा कि हमें ये सीखना है, फिर भी हमने सीख लिया, तो जो भाषा अर्जन हुआ है। ठीक है, भाषा अर्जन उद्देश्य रहित होता है जबकि भाषा अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। हम क्यों अधिगम करते हैं, क्यों विशेष संस्थानों में जाते हैं सीखने? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम भाषा अधिगम करते हैं, और यह उद्देश्य पूर्ण होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा क्या करते हैं? बोलना और समझना, जबकि भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना तो सीखते हैं, साथ ही साथ बोलना और समझना भी भाषा अधिगम में आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो भाषा अर्जन के द्वारा बोलना और केवल समझना, इसमें लिखने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं तो उसे लिख लेंगे, नहीं, ये गलत है। भाषा अर्जन के द्वारा बोलना और समझना, जबकि भाषा अधिगम के द्वारा पढ़ना और लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट है भाषा अर्जन अनौपचारिक। अब आपने शिक्षा पढ़ी होगी औपचारिक और अनौपचारिक, और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है? तो अनौपचारिक का मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी सीख लेना, वो अनौपचारिक होता है, जबकि एक नियमबद्ध तरीके से सीखना औपचारिक होता है, ठीक है। और दूरस्थ मतलब संस्थानों के माध्यम से सीखना वो हमारा निरौपचारिक होता है। तो जो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक में ही आएगा, क्योंकि भाषा अर्जन भी कहीं भी स्वतः मतलब अपने आप से कुछ भी सीख लेना, तो ये अनौपचारिक में आ जाएगा। जबकि औपचारिक मतलब एक नियमबद्ध व्यवस्था। तो भाषा अधिगम औपचारिक होता है, जबकि भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि जो भाषा ग्रहणशीलता है या भाषा अर्जन है, यह किस के अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक या औपचारिक? तो अनौपचारिक जो परिवार होता है वो शिक्षा का कैसा साधन है, हमारा अनौपचारिक है, क्योंकि परिवार में हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं, तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक। जबकि विद्यालय जैसे हम कह दें, कॉलेज कह दें, कोई विशेष संस्थान कह दें, तो ये औपचारिक साधन होते हैं शिक्षा के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्रायड के बारे में, चेतन और अचेतन क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब चेतन का मतलब है कि हम जागृत होकर के कुछ कर रहे हैं, तो वो अधिगम में आएगा। जबकि अचेतन हम सीखना है, सीखने की तलाश में है, ठीक है, इस तरह से भी कुछ सीख रहे हैं, तो वो भाषा अर्जन में आएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन मातृभाषा में होता है, मतलब इसमें मातृभाषा में ही हम कुछ भी सीखते हैं, क्योंकि स्वतः सीख रहे हैं। जबकि भाषा अधिगम में मातृभाषा मतलब हमारी मदर टंग तो होगी ही, साथ ही आपकी अन्य लैंग्वेज भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है, मतलब स्वयं सीखेगा तो सक्रिय तो होगा ही। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में बालक निष्क्रिय रहता है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं या अन्य जो विशेषज्ञ होते हैं वो हमें यहाँ पर सिखाते हैं, तो वो सक्रिय रहते हैं, जबकि बालक निष्क्रिय हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। भाषा अर्जन आगमन विधि पर आधारित है। अब आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी होगी, तो आगमन विधि क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि भाषा अधिगम नियमबद्ध व्यवस्था ही है, तो नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन में मौखिक भाषा पर जोर दिया जाता है, अभी आपको बताया। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप अपने मतलब सेटिंग में जाकर के स्पीड कम भी कर सकते हैं, ठीक। भाषा अर्जन में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है भाषा को, किसके माध्यम से, अनुकरण। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करते हुए देखा, उसका अनुकरण कर लेगा। जैसे घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भी, जैसे हमारी माता हैं, तो वो झाड़ू लगा रही हैं, तो बालक या जो बालिका होगी वो उनको देख करके उनका अनुकरण करके झाड़ू लगाना सीख जाएगी, तो ये भाषा अर्जन है। जबकि भाषा अधिगम में बालक क्रियात्मक रूप से सीखता है, मतलब क्रिया करके सीखता है, करके सीखने पर आधारित है भाषा अधिगम हमारा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, मतलब भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में किताबों का व्याकरण, मतलब किताबें और व्याकरण महत्वपूर्ण होती है, मतलब जब किताबें होंगी तो एक नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी और भाषा अधिगम होता है। नेक्स्ट है भाषा के नियम नहीं सीखे जाते, मतलब इसमें नियम की कोई बात ही नहीं होती, जबकि यहाँ पर भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपकी क्लास लंबी हो जाएगी और फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। भाषा अर्जन और अधिगम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाषा के भाग। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे कह देंगे कि राम खाना खाता है, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है या गलत है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है, रूपम होती है, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।